आज की रात जब 140 करोड़ देशवासी चैन की नींद सो रहे होंगे, तब हमारे नेता आज सो नहीं पाएंगे। उनको आज नींद नहीं आएगी और करवटें बदलते रहेंगे। अब चाहे फिर राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब हो, पायलट साहब हो, वसुंधरा राजे हो, एमपी में मामा हो या फिर छत्तीसगढ़ में काका या बाबा, ये सभी वो लोग हैं और फहरिस्त लंबी है जिनको आज की रात नींद नहीं आएगी। सभी के लिए आज की रात भारी है। आज की रात में पद का सवाल हो या ना हो, आज की रात में प्रतिष्ठा का सवाल जरूर है। मतलब आज की रात में सवाल ही सवाल है। और आज की रात किसी को किसी बात का मलाल होगा तो किसी को किसी बात की खुशी होगी। लेकिन ये बात सही है कि हर नेता नर्वस तो होगा ही, लेकिन साथ में एक उम्मीद पाले बैठा होगा। ऐसे में आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में हम बात करेंगे कि किसको नींद नहीं आएगी और उसकी वजह क्या है। तेलंगाना में चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल आ चुके हैं और ये एग्जिट पोल इतने कंफ्यूजिंग है कि नेताओं से लेकर जनता भी कंफ्यूज हो चुकी है। एक न्यूज चैनल के ग्रीन रूम में तो इसको लेकर चर्चा हो गई। एंकर और पोलस्टर के बीच बहस तक छिड़ गई। किसी ने कहा कि इस पार्टी की सरकार बन रही है तो किसी ने कहा नहीं, उस पार्टी की सरकार बन रही है। जमीन पर कुछ और तो फिर लोगों की जुबान पर कुछ और था। और इस बात को लेकर गली नुक्कड़ यहां तक कि सेफोलॉजिस्ट के बीच में, नेताओं के बीच में चर्चा छिड़ी हुई है। ऐसे में निर्दलियों की सरकार बन रही है, इस तरह की भी टिप्पणियां निकलकर बाहर आ रही हैं। और खास तौर पर अगर बात हो या तो फिर मिजोरम की या राजस्थान की। अब ऐसे में एग्जिट पोल की जादूगरी भी काबिले गौर रही है। अब आपको बताएं कि नेताओं को ही समझ नहीं आ रहा कि खुश होना है या दुखी होना है। मिठाई और बैंड वालों को इसका फायदा मिला। दोनों तरफ से एडवांस बुकिंग की जा चुकी है। कहीं कांटे की टक्कर बताई जा रही है तो कहीं यह कहा जा रहा है कि फला योजना के चलते कांटे की टक्कर है और फला योजना के चलते ये पार्टी आगे नजर आ रही है। ऐसे में नतीजों से पहले ही रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चा या ये कहें कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जिन एक बार फिर बाहर आ चुका है। रिजॉर्ट बुकिंग का खेल शुरू हो चुका है। दरअसल हुआ ये कि जिसे कहते हैं कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो आपको याद होगा गोवा में जब कांग्रेस के आंकड़े ज्यादा थे, लेकिन नितिन गडकरी को वहां का प्रभारी बनाया, ऑब्जर्वर के तौर पर भेजा और रातों रात खेल बदल गया और फिर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। ठीक वैसे ही असम का खेल भी आपको याद होगा और ऐसे तमाम। तो उसके बाद से अब कांग्रेस भी काफी फूक फूक कर कदम रख रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी तरीके से है, अगर बात रिजॉर्ट बुकिंग की करें, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी शुरू कर ली है। नेताओं को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाने की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हेलीकॉप्टर तैयारी को लेकर भी चर्चाएं जबरदस्त चल रही हैं। अब इस सब के बीच जिस एग्जिट पोल को नतीजों से धुंध हटाने का काम जो अक्सर करता है जो एग्जिट पोल, उसी एग्जिट पोल ने धुंध और चढ़ा दी है। इसी धुंध ने नेताओं की नींद उड़ा रखी है और आज की रात हर नेता के लिए नींद आना मुश्किल है। और इसी कश्मकश के बीच आज याद आता है 1962 में आई एक फिल्म साहिब बीबी और गुलाम का वो गाना जो आज एकदम सटीक बैठता है, जिनकी लाइनें थी, आज की रात मुझे नींद नहीं आएगी, आंखों आंखों में यूं ही रात गुजर जाएगी। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आपके साथ आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस नींद आने और ना आने के चक्कर पर पूरी कहानी डिकोड करी जाएगी। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर। अब देखिए, एग्जिट पोल के अनुमान भी ऐसे हैं कि चुनावी अखाड़े में उतरी हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कमोबेश हर राज्य में इतराने का भी मौका है और साथ में नींद भी उड़ाने का मौका है। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दें कि ये 5 राज्यों की जंग केवल इन 5 राज्यों तक सीमित नहीं है। दस्तक जाहिर तौर पे दिल्ली में है क्योंकि आला कमान दिल्ली बैठे हैं, लेकिन इसकी दस्तक 2024 तक है क्योंकि ये चुनाव नैरेटिव तय कर रहे हैं 2024 से पहले का। और आपने देखा होगा पिछले एक दशक में नैरेटिव
ये जो अनुमान है ये काफी चुनाव में असर डालते हैं। अब ऐसे में मन में लड्डू भी फूट रहे हैं और दुगदुगी भी बढ़ चुकी है। और अगर फील गुड की बात करें तो बस इतनी पसंद के लिहाज से एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी को देख लीजिए, जो आपके पक्ष में है आप उसको देख के खुश हो सकते हैं। फिर भी अनुकूल अनुमान नहीं दिखे तो एग्जिट पोल को खारिज कर दीजिए। राजनीतिक प्रक्रियाओं का लबोलुबाब यही है। जैसे आपने देखा होगा, कभी कभी ईवीएम पे शिकायत होती है और कभी कभी वही ईवीएम सत्य की बात करते हैं, ये कहते हैं कि इस बार जनता ने जीत दिला दी। ठीक वैसा ही है यही एग्जिट पोल। अगर आपके पक्ष में है तो अच्छे हैं, पक्ष में नहीं है तो आप नकार देते हैं। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में चुनाव से पहले हवा का रुख बताने के लिए जिस तंत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही एग्जिट पोल कहते हैं। आपको बता दें ये एग्जिट पोल है, अनुमान है, इसलिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाती है कि रिजल्ट से पहले रिजल्ट बता दिया जाए। लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो जरूरी नहीं है कि जो एग्जिट पोल कहता है वो सही साबित हो। यही वजह है कि लोगों को एग्जिट पोल का इंतजार भी था, लेकिन अब एग्जिट पोल के बाद 3 तारीख का इंतजार है। तो चुनावी परिणामों से चंद रोज पहले एग्जिट पोल ने किसी को दुखी किया तो किसी को खुश कर दिया। और देखिए, पहली दफा ऐसा देखा जा रहा है कि एग्जिट पोल ही एग्जिट पोल के खिलाफ खड़े नजर आए। तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ भी दें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नेताओं की राजनीतिक लड़ाई से बढ़कर एग्जिट पोल कराने वाली एजेंसी के बीच भी लड़ाई छिड़ चुकी है। और इस एग्जिट पोल से नेता भी कश्मकश में हैं कि एग्जिट पोल के बाद खुशी मनाएं या दुख हो जाएं, या एक बार फिर आंकड़ों को गिने, एक बार फिर अपनी जो निजी एजेंसियां हैं उनको एक बार वापस से कहा जाए कि एक बार जाइए, चक्कर लगा के आइए। सबसे पहले आप चुनावी राज्यों में नेताओं को सुनिए, वो क्या कहने लगे हैं एग्जिट पोल के बाद। उसके बाद समझने की कोशिश कीजिए कि एग्जिट पोल से क्या असर पड़ा है। देखिए, एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बन रही है राजस्थान के अंदर। 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जन जन के मन में है, उनका स्नेह सदैव मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी के आसपास रहेंगे। अब आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले आपको वो एग्जिट पोल के नंबर्स भी बता देते हैं जिसके चलते आज नेताओं की नींद गायब रहना तय है। आप भी इन नंबरों से पोल का घोल निकालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन शायद उससे भी कंफ्यूजिंग ये है कि सबसे पहले आपको एग्जिट पोल दिखा देते हैं। आपको पता लग जाएगा कि हम बार बार जो ये धुंध की बात कर रहे हैं एग्जिट पोल के बाद, वो क्यों कर रहे हैं। तो जो ये कंफ्यूजन का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, अब देखिए, अगर बात करें आपसे आज तक एक्सिस इंडिया की, तो मध्य प्रदेश का जिक्र मैं आपसे कर रही हूं। आज तक एक्सिस इंडिया भारतीय जनता पार्टी को 140 से 162 दिखा रहा है, तो वहीं दैनिक भास्कर 95 से 115 दिखा रहा है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव हुआ था। ऐसे में अगर इंडिया टीवी CNX 140 से 150-55 से ज्यादा दिखा रहा है, तो वहीं ABP 94 से 114 यानी 114 के बीच दिखा रहा है। तो जो हम बात कर रहे हैं कि एक एग्जिट पोल दूसरे के सामने जाके खड़ा होता है, तो ये एग्जिट पोल यही दावा कर रहे हैं और अलग अलग बातें कर रहे हैं। और यही वजह है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन की स्थिति है और आज की रात नेता सो नहीं पाएगा। अब अगर बात आपसे करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में ज्यादातर जो एग्जिट पोल्स हैं उन्होंने कांग्रेस की बढ़त बताई है, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़ों में फर्क काफी ज्यादा देखने को मिला है। इसके साथ राजस्थान भी काफी मैजिकल इसलिए है क्योंकि जहां एक तरफ TV9 भारतवर्ष ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाया, तो वहीं अगर हम बात दूसरे नवभारत टाइम्स ने भी भारतीय जनता पार्टी को काफी आगे दिखाया और कांग्रेस को एकदम 56 से 72 दिखाया, तो वहीं चाणक्य ने कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई और काफी आगे भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे दिखाया। तो ये कंफ्यूजन की वजह है जब आज नेता करवटें बदलेगा लेकिन सो नहीं पाएगा। तो अब इस एग्जिट पोल के बाद सवाल उठने लगे हैं। सवाल है कि क्या अभी भी गहलोत का जादू जिंदा है? क्या रण में महारानी है
तो कहानी अभी महारानी की बाकी है। क्या मध्य प्रदेश में लाडली योजना ने चमत्कार किया है? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज का राज तय है? मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे हैं कि टेलीविजन नहीं, विजन से आएगा परिणाम। और अब ये आशा का भाव है या निराशा का भाव? जेपी नड्डा का विनर इमेज क्रिएट होगा या नहीं? क्योंकि इससे पहले हिमाचल चुनाव भी हो चुके हैं और कर्नाटक चुनाव भी। ऐसे में इन 5 राज्यों के बाद जेपी नड्डा का ग्राफ कहां जाएगा? साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे की चुनावी कारीगरी काम आएगी या नहीं? क्योंकि कर्नाटक में कुछ और मामला था और बाकी 5 राज्यों में कुछ और। ऐसे में ये तो सवाल हैं जो ऊपरी ऊपरी आपको नजर आ रहे हैं, तैरते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने आपसे पूछ लिए। लेकिन अंदर तो मामला और ज्यादा पेचीदा है। जहां किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, वह मामला फंसा हुआ है। लड़ाई कांटे की टक्कर की है और सही मायने में कांटे की टक्कर कहकर काम चलाया जा रहा है। बहरहाल अगर सच में कांटे की टक्कर है तो इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं, उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर राजस्थान का जिक्र कर लेते हैं और इन जनरल भी बात करते हैं। राजस्थान में जो ये वोट परसेंटेज बढ़ा है, 0.75% जो वोट बढ़े हैं, इसका स्विंग कहां होता है? सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे जो 5 राज्यों के चुनाव में महिला वोटर्स किस तरफ जाती है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बार फिर अगर राजस्थान पे आए तो गुर्जर वोटर्स, इसलिए क्योंकि हम आगे सचिन पायलट साहब का जिक्र करेंगे, तो गुर्जर वोटर्स साइलेंट रहे और वो किस करवट जाते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर है। यही वजह है कि राजस्थान में किसी भी दिग्गज नेता को यह नहीं पता कि तस्वीर क्या है। इसके साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये वो राज्य हैं जहां पर बागी और निर्दलीय खड़े हुए हैं, जिन्होंने पूरी की पूरी तस्वीर कंफ्यूज कर दी है। क्योंकि जब हम जमीन पर गए और जब सारे जो सेफोलॉजिस्ट हैं और तमाम जो दिग्गज हैं जो खुद को एक्सपीरियंस बताते हैं, वो भी इन बागी, जहां पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बागी खड़े हुए हैं, बीजेपी कांग्रेस के साथ 3-3 बागी जहां खड़े हैं, वहां की तस्वीर कोई भी पूरी तरीके से नहीं समझ पाया है। ऐसे में ये बागी और निर्दलीय बहुत बड़ा फैक्टर है पूरे चुनाव में, जिन्होंने पूरी दशा और दिशा इस चुनाव की बिगाड़ दी। और सबसे बड़ी बात है सरकारी कर्मचारी। आपको याद होगा कि कांग्रेस ने ओपीएस स्कीम को लेकर हर जगह चुनाव प्रचार किया। राजस्थान से निकली ये स्कीम, कर्नाटक और हिमाचल में भी इसका प्रचार हुआ था और उसके नतीजे आपके सामने हैं। ठीक वैसे ही इन सरकारी कर्मचारियों का रुख क्या रहता है, वो बहुत बड़ा फैक्टर इस चुनाव में होने वाला है। और फिर बात आती है ध्रुवीकरण। आपको जिक्र करते हैं तिजारा, राजस्थान का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर विधानसभा है, जहां पर बाबा बालकनाथ को खड़ा किया। ऐसे कई जगह हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम का चुनाव हुआ, वहां ध्रुवीकरण एक बड़ा फैक्टर होगा। इसके अलावा सनातन भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल बैठक है, उसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि ये चुनाव सनातन पे हुआ है। राजस्थान में चुनाव सनातन पे हुआ है और यही कुछ वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है। और योजना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने देखा होगा कि चाहे फिर राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे फिर रीजनल मुद्दे हो, वो सब कुछ गौण हो गए, भ्रष्टाचार तक के मुद्दे गौण हो गए और केवल चुनावी मैदान में रहा योजनाओं का चक्कर। और ऐसे में योजना वर्सेस योजना की इस लड़ाई में किसकी योजना जनता पसंद करती है, ये कल सुबह आपके सामने होगा। लेकिन यही वो कारण है जिसकी वजह से नेता आज सो नहीं पाए। अब आपके पास एग्जिट पोल के कंफ्यूजिंग कैरेक्टर की बात करते हैं। वोट डालने के बाद और नतीजे आने से पहले एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता और चाणक्य सर्वे ने देश को बताया कि एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तूफान आया था, लेकिन किसी ने पत्ते हिलते हुए नहीं देखे। एक्सिस माई इंडिया और चाणक्य के एग्जिट पोल को लेकर एक बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी चल रही है। ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, लेकिन इसका अंदाजा तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं था, कार्यकर्ताओं को नहीं था। और कल जब ये एग्जिट पोल निकल कर आया तो शायद आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है शिवराज सिंह चौहान की, किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी, वो भी अचंभित थे। और फिर बात आई लाडली योजना को लेकर। लेकिन वहीं एक बात यह भी कही जा रही है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह के साथ साथ और लाडली योजना के साथ साथ अखिलेश यादव को भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ते लड़ते ये लोग आपस में लड़ गए, वो भी अचंभित करने वाला था। बात तो ठीक कही उन्होंने कि अखिलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे
तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो अखिलेश ही कहेंगे, और क्या अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। ऐसे में वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में एग्जिट पोल आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुलाकात, एक कर्टसी मुलाकात की तस्वीर सामने आई। और जब ऐसा समय चल रहा होता है तो बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। तो अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज को सबने पढ़ा और ये समझा कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर कल सुबह साफ होगी। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है। वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की आयरन लेडी कही जाती हैं, हालांकि इस चुनाव में थोड़ा फ्रंट पे नहीं रहकर साइड में रही, चुप रही, जो उनका कैरेक्टर नहीं है। वो अक्सर काफी बेबाक हैं, खुलकर बात करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना के रखी। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि शिव से निर्दलीय चुनाव लड़कर जो आ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, उस सीट पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, उनसे वसुंधरा राजे उनको बधाई देती नजर आ रही है। यानी कोई ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वो बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही हैं, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं। आप सुन लीजिए। Namaskar, and let me congratulate you for the most amazing victory. Thank you so much, man. Because it makes us so proud, all of us. And I can only say thanks to Shailesh for giving me the opportunity of being able to wish you. Thank you, ma'am. You held up all our heads, and there is I've got so many people around me here in Jhalawar. Everyone is wishing you the very, very best and congratulating you. अब अगर राजस्थान में बीजेपी हारती है तो उसका एक कारण यह भी माना जा सकता है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि भावी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, या फिर रीजनल फेस बहुत सारे जो है। एक बैठक हुई, ऑफ रिकॉर्ड बैठक थी, और उसमें एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमने इतने सारे चेहरे उतार दिए हैं कि सब चुनाव जिताने में लग गए हैं, खुद को भी और पार्टी को भी। अब चुनाव किसको चेहरा बनाएगी पार्टी, ये तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो तय करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, लेकिन बात यह है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जो बड़े दिग्गजों को उतारा गया है, राजस्थान का जिक्र करते हैं, दिया कुमारी को उतारा गया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा गया, देवजी पटेल को उतारा गया, ऐसे तमाम दिग्गजों को उतारा गया, जिससे कि एक तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो, और दूसरा इतने सारे लोग हों, सबको लगे कि शायद हमारा नंबर आ जाए मुख्यमंत्री के लिए, तो सब ताकत के साथ जुट गए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा या नहीं, क्योंकि आपसी खींचतान बढ़ जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन होगा चेहरा। जैसा मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि किसी भी भावी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करना, ये नुकसान होगा या फायदा। ऐसे में खास ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज रात को नहीं सो पाएंगी। वजह आपको बताते हैं। देखिए, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में वो बड़े मंत्री पद पे रह चुकी हैं, आयरन लेडी हैं और राजनीतिक घराने से आती हैं, राज घराने से भी आती हैं। राजस्थान में अगर कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और कितने नंबर्स पर आती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा वसुंधरा राजे की प्लेसमेंट को लेकर। तो उनकी नींद न आने की वजह यही होगी कि अब वसुंधरा राजे का भविष्य इन आंकड़ों पर टिका है। क्या वसुंधरा राजे को आगे किया जाएगा? वसुंधरा राजे राजनीति में आज जो एग्जिस्टिंग राजस्थान की राजनीति में इतना बड़ा कद है कि ऐसे में मुख्यमंत्री से नीचे उनको कोई पद नहीं दिया जा सकता। तो यही वजह है कि क्या आज वसुंधरा राजे को नींद आएगी और क्या आंकड़े उनके गणित के हिसाब से होने वाले हैं। वही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अब देखिए, अशोक गहलोत कल सुबह का इंतजार करेंगे, आज करवट बदलेंगे। वैसे भी उनके लोग ये कहते हैं कि वो 2-3 घंटे सोते हैं और रात भर काम करते हैं। अब उनके लिए बड़ी चुनौती है। अशोक गहलोत का पॉलिटिकल कार्यकाल 50 साल का रहा है और वो कहते हैं कि इस बार के कार्यकाल में मैंने 50 साल के एक्सपीरियंस को झोंक दिया है। उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ये पूरा प्रदेश कह रहा है। लेकिन ये लड़ाई उनकी, जो आज की रात, जो बेचैनी वाली रात होगी, ये आज की रात या कल के नतीजे, ये लड़ाई उनकी विपक्ष के साथ नहीं है।
ये लड़ाई उनकी अपनों के साथ है। और आपको पता है कि जब लड़ाई अपनों के साथ होती है तो फिर दिल से आदमी चुनाव में लगा भी और दिल से इंतजार करता है नतीजों का। यही वजह है कि आज उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि 5 साल जिस तरीके से उनकी आपसी खींचतान रही, ये सवाल उठा कि जब जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे उसके बाद वो सरकार रिपीट नहीं करा पाए। ये चुनौती, वो एक बार उन्होंने कहा भी है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं सरकार रिपीट करूं और जीत कर सोनिया गांधी को ये प्रदेश दूं, इसीलिए कहा जा रहा है। अब बात करते हैं, अब जाहिर तौर पे अशोक गहलोत की बात हो और सचिन पायलट की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पायलट साहब, उनका भी करियर, अस्तित्व, इमेज, भविष्य, आगे की प्लानिंग इस चुनाव और उनके नतीजों पर टिकी हुई है। ऐसे में आपने देखा होगा कि सचिन पायलट 2018 में जितना एक्टिव थे इस बार नहीं थे, थोड़ा नाराज भी थे। और यही वजह है कि हमने कहा कि जो गुर्जर वोट बैंक है उनका रुख किस तरफ होगा, और ये कल सुबह के नतीजे आपको साफ साफ बता देंगे। सचिन पायलट चुप भी थे और जैसा जैसा पार्टी ने कहा उन्होंने किया भी। हालांकि दोनों एक मंच पे अलग से नहीं दिखाई दिए, एक्सेप्ट जब आला कमान थे। यही वजह है कि सचिन पायलट को आज नींद नहीं आएगी, क्योंकि इन नतीजों पर उनका भविष्य टिका हुआ है। अब बात, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हम राजनीतिक जो भविष्य दाव पर लगे हुए हैं उसमें सबसे बड़ी फहरिस्त और सबसे बड़े रिस्क उन बागियों का भी है। हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे, हम छत्तीसगढ़, मिजोरम, तमाम राज्यों की, लेकिन इन सारे राज्यों में जो बागी खड़े हुए हैं, दरअसल आपको बता दें कि जिन जिन की टिकट कटी और बड़े बड़े नेताओं की कटी तो वो नाराज हो गए और बागी खड़े। कई लोगों को बैलेंस कर लिया गया इस उम्मीद के साथ कि उनको कुछ बड़ा मिलेगा, लेकिन ज्यादातर बागी खड़े रहे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। अब अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव में उतरे हैं, और उनके लिए अगर जीत ना मिली तो सिर्फ एक चुनाव वो नहीं हारेंगे, बल्कि शायद अपना पूरा राजनीतिक भविष्य हार जाए। चित्तौड़गढ़ सीट से चंद्रभा नाक्या, राजस्थान की मैं जिक्र कर रही हूं, शिव विधानसभा सीट पर रविंद्र सिंह भाटी, डीडवाना सीट से यूनुस खान, खंडेला सीट से बंशीधर बाजिया और डग से रामचंद्र सुनारीवाला, मनोहर थाने से कांग्रेस के बागी कैलाश, और ऐसे लंबी फहरिस्त है। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ना सिर्फ बागी, जो एमपीज उतरे हैं, जो मंत्री उतरे हैं, इन सभी के लिए उनके भविष्य की लड़ाई है। राजस्थान की अगर बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और चुनाव में वो झोटवाड़ा से उतरे हैं, और ये माना जा रहा है कि वो सीट फंसी हुई है। अब आप देखिए, जो केंद्र में मंत्री रह चुके, आईएनबी मिनिस्टर रह चुके, अगर वो सीट फंसी हुई है तो फिर किस तरह का स्थिति है। और यही वजह है कि आज राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी नहीं सोएंगे। ये सभी आज बागी कहलाए जा रहे हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि कल को किंग मेकर कहलाए जाएं, या शायद राजनीतिक दुनिया में गुमनाम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एग्जिट पोल खुद कंफ्यूज है कि इन्हें किस बॉक्स में, किस श्रेणी में रखा जाए। यही वजह है कि इस बार अशोक गहलोत के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। वसुंधरा राजे की मैंने आपसे बात करी, सचिन पायलट का जिक्र किया, कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में पहले माना जा रहा था कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है बहुत ज्यादा, और संघ का एक कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रयोगशाला संघ की मानी जाती है, तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं संघ का भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कहेंगे, लेकिन इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो ऐसे में अब क्या फिर एक बार शिवराज सिंह चौहान की लाडली योजना के चलते अगर भारतीय जनता पार्टी इन आंकड़ों के लिहाज से जीतती है तो ये माना जाए कि शिवराज सिंह के सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनको हम आगे लेंगे, या यहीं से पूरी लड़ाई कांटे की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग मैदान में उतरे हैं। एग्जिट पोल ने यहाँ भी सहारा देने की बजाय नेताओं को तनाव दे दिया है। कई जगह ये कहा गया है कि बीजेपी रिपीट कर रही है, तो कई जगह कहा गया है कि कांग्रेस आ रही है। ऐसे में एग्जिट पोल के बाद दोनों तरफ के नेताओं का ये कहना है, वो भी आप सुनिए। कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हों और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये षड्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कुल मिला के समाज के हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व समर्थन मिला है और हम भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ ये बात कहना गलत नहीं होगा
अगर मध्य प्रदेश में उलटफेर होता है तो यहां भी कारण वही रहेगा जो राजस्थान के लिए कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे चेहरे, दिग्गज चेहरों को उतारा, लेकिन फिर भी भावी मुख्यमंत्री का नाम घोषित ना कर। रीजनल पॉलिटिक्स अलग तरीके से होती है। कई बार भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने दबी जुबान कहा कि कर्नाटक से कुछ सीखकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कुछ अलग होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे चेहरे उतार दिए गए। स्ट्रैटेजी में बदलाव हुआ, पर अलग तरीके से। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैसी ही मेहनत की जैसे वो पूर्व में करते रहे, लेकिन नाम घोषित कर दिया जाता तो शायद कुछ और बात होती। अब आपने वैसी मेहनत की, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां हमारा मतलब है दिल से की गई मेहनत। वो नेता कब नहीं करते, उसके लिए आपको कैलाश विजयवर्गीय का वो चुनाव प्रचार के टाइम वाला वीडियो देखना चाहिए। लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% में इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाते तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से। इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ऐसा प्लान भी बन गया था। ये सबसे ज्यादा नींद उड़ाने का काम किया है तो वो ये है। मुरैना जिले के दतिया सीट से चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनका जिक्र आपने मध्य प्रदेश चुनाव के लिहाज से बार बार सुना होगा, और चुनाव से पहले आपने केंद्र में जब कभी एग्रीकल्चर को लेकर, किसान को लेकर बड़े फैसले हुए, तब इनका जिक्र सुना होगा। जब नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिस्ट में आया तो पूरा मध्य प्रदेश और केंद्रीय मंत्री और जाहिर तौर पे कई जनता चौंक गई थी। उसके बाद नाम और भी आए, नाम जैसे अगर बात करें निवास से सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, सीधी से रीति पाठक, और इसके अलावा गाडरवारा में सांसद उदय राव प्रताप सिंह, नरसिंहपुरा विधानसभा सीट से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है, ओबीसी समुदाय से आते हैं, और इनका सिक्का इनको भी उतारा गया और तब काफी चर्चा में आए, जो कि अपने छोटे भाई की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और ये उनका पहला विधानसभा चुनाव है, लेकिन उनको भी इस चुनाव के नतीजों से उम्मीद बहुत ज्यादा है, और यही वजह है कि उनकी नींद आज रात की खराब हुई। अब बात करते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस से बागी। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी राज्यसभा में सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इनका आगे का भविष्य इन चुनाव के नतीजों पर निर्भर है। दरअसल क्या है कि ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनके इलाके में परफॉर्मेंस भाजपा का कैसा रहता है, उस पर बहुत बड़ा दायित्व है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनकी साख का सवाल है। ये वो नेता हैं जिनकी साख और राजनीतिक भविष्य सब कुछ दांव पर लगा हुआ है, और एग्जिट पोल के बाद इनका बेचैन नजर आना लाजमी है। अब जैसा मैंने मध्य प्रदेश के लिए कहा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यहाँ पर भी यही कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत सारे लोगों को उतार दिया गया। तो 3 तारीख के बाद अगर सरकार बनती है, रिपीट होती है, तो भी इनको नींद अगले 2-3 दिन नहीं आनी है। लेकिन फिलहाल आज की रात ये लोग करवट बदलते रहेंगे, सो नहीं पाएंगे। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में मामला उतना ही फसाद तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन सब कुछ साफ साफ भी नजर नहीं आ रहा। एग्जिट पोल ने भूपेश बघेल को तो थोड़ी राहत दी है, और कहीं ना कहीं कल चेहरे पे भी दिखी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आफत टल गई है। 3 दिसंबर को क्या नतीजे रहेंगे वो भी आना बाकी है, लेकिन यहाँ भी वो फैक्टर्स हैं जो एग्जिट पोल के बाद नेताओं की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। यहाँ चुनाव के आखिरी दौर तक आते आते कांग्रेस आलाकमान ने भूपेश बघेल को ऐसे प्रोजेक्ट नहीं किया जैसे वो पहले कर रहे थे। सीएम पद का चेहरे की तरह नहीं प्रोजेक्ट किया। भूपेश हैं तो भरोसा, इस तरह के पहले स्लोगन आए, लेकिन ये माना जा रहा है कि बाद में वो बैनर पोस्टर हटा दिए गए। बीजेपी की तरफ तो क्लियर ही नहीं था कि अगर पार्टी जीतती भी है तो कौन होगा मुख्यमंत्री, और आपसी में भी जब बैठकें हुई, जब चर्चा हुई, तो प्रभारी से लेकर तमाम लोगों की यही चिंता थी कि पिछले 5 साल में जब विपक्ष में थी पार्टी तो ओबीसी बहुत बड़ी वहां पर परसेंटेज में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में है, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी कोई नेता खड़ा नहीं किया, एससी कोई नेता खड़ा नहीं किया। तो क्योंकि ये माना जा रहा था जब चुनाव से पहले टिकटें वितरण थी कि इस बार पूरे नए कलेवर, नए चेहरे से छत्तीसगढ़ में उतरा जाएगा, लेकिन जब टिकटें बांटने का समय आया तो सब कुछ पलट गया। भले ही दिल्ली से या सांसद बड़े चेहरे उतारे, लेकिन आखिरकार रमन सिंह के साथ भी बड़े नेता खड़े नजर आए, और फिर वही पुरानी कैबिनेट, वही 14 सिटिंग एमएलएस को टिकट दी गई। तो ऐसे में